ऋषिपुर गांव में दो भाई मोती और भोलू रहते थे। मोती बड़ा था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन भोलू की अभी तक शादी नहीं हुई थी। भोलू छोटा होने के नाते घर का सारा काम करता रहता। वो अपने बड़े भाई और भाभी की बातें कभी नहीं टालता था। एक दिन मोती के घर से उसकी पत्नी के लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। देखिए जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपने छोटे भाई को इस घर से निकालिए। मैं उसकी नौकर नहीं हूँ जो उसके लिए खाना बनाती रहूं। एक तो आपका खाना बनाना, ऊपर से आपके भाई का भी। अगर उसको यहाँ से भगा दिया तो इतनी सारी संपत्ति जो है ना, वो हमारी हो जाएगी। फिर उसका कोई हिस्सेदार भी नहीं रहेगा। तुम ऐसा क्यों बोलती रहती हो? वो मेरा भाई है। माँ बाप के गुजरने के बाद उसकी जिम्मेदारियाँ तो मुझ पर ही आएंगी ना। और उसने तो आज तक कभी तुम्हें कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप अपना काम करता रहता है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर 2 दिनों के अंदर वो इस घर से नहीं गया ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। इसी बीच भोलू खेत से काम करके आ जाता है। भैया, मैंने खेत में पानी डालकर उसमें धान भी लगा दिए हैं। अब कुछ दिन बाद फिर से पानी डालने का काम रहेगा, वो भी मैं कर दूंगा। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। घर में कुछ भी नहीं है। सुबह से जलावन खत्म है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें लकड़ी काटने के लिए बोल दो। जाओ, पहले लकड़ी काट कर ला दो, तब खाना मिल पाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर जलावन ले आता हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? खाना तो घर पे पड़ा हुआ है, फिर भी तुमने झूठ बोला कि घर में कुछ नहीं है। अब से इसे मेहनत करने के बाद ही खाना मिलेगा। वो तो मैं दिल की बहुत ही अच्छी हूँ जो इसको खाना देने के लिए तैयार भी हो गई। मेरी जगह कोई और होती तो कुछ भी ना देती। रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाना है तो मुझे भोलू को इस घर से निकालना ही होगा। और वो अगर चला गया तो सच में मेरा फायदा तो है ही, उसकी भी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। इधर भोलू लकड़ी काट रहा था कि तभी एक साधु उसके पास से गुजरते हुए उससे कहता है, चला जा, भाग जा ये गांव छोड़कर। यहाँ रहना तेरे लिए सही नहीं। तेरा भाई और भाभी ही तेरे दुश्मन हैं। लगता है साधु बाबा पागल हो गए। ऐसे ही पूरे दिन बकबक करते रहते होंगे। भला मेरे भैया भाभी मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? वो तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इधर मोती घर से बाहर निकला ही था कि उसे गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे मोती भाई, सुना आपने? गांव के बाहर वाले शमशान घाट में फिर से एक आदमी गायब हो गया है। अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया? मोती भाई, वही शमशान घाट की वो सुंदर लड़की, उसने फिर से गांव के एक लड़के को अपने वश में करके अपना काम कराना चाहा और काम पूरा होने पर उसने उस लड़के को मार दिया। उस लड़की को गांव के पंडित ने श्राप दे रखा है कि वो कभी शमशान घाट के बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए वो अपने सुंदरता के जाल में गांव के भोले भाले लड़कों को फंसा अपना काम करवाती है। ध्यान रखना। गांव का आदमी वहां से चला जाता है। मोती को अपने भाई से छुटकारा पाने का आइडिया मिल चुका था। भोलू भी लकड़ी काटने के बाद जलावन सिर पर लिए वापस आ ही रहा था कि तभी घर पहुंचने पर। क्या हुआ भैया, आप अचानक से रो क्यों रहे हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं भोलू, मेरा जीना ही बेकार है। उधारी का बोझ इतना है कि हर रोज लोग घर पर आकर ताना मारते हैं। मेरी वजह से तेरी भाभी को उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं। भैया, हमारे पास इतनी जमीन है, आप उसको बेचकर सारा उधार चुका दीजिए। क्या फायदा इतनी जमीन रखने का? नहीं, जमीन तो पिताजी की निशानी है, उसे मैं कैसे बेच दूं? मैंने उनसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए जमीन कभी नहीं बेचूंगा। मेरे पास एक उपाय है, तुम गांव के बाहर वाले शमशान घाट चले जाओ। वहाँ दीवार किनारे मैंने और पिताजी ने सोने की टोकरी छुपाई थी, तुम उसे ले आना। तब तक मैं भी कुछ जुगाड़ देखता हूँ। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर शमशान घाट से मटका लेकर आता हूँ। भोलू शमशान घाट की तरफ मटका लेने चल देता है। इधर उसके जाते ही उसके भाई और भाभी हंसने लगते हैं। देखा, ये उपाय काम कर गया। अब तुम्हारी चिंता दूर हो गई। शमशान घाट के अंदर घुसते ही
वहाँ की लड़की उसको अपने वश में कर लेगी, फिर तो भोलू कभी यहाँ आ ही नहीं पाएगा। भोलू शमशान घाट के पास पहुंच चुका था। शाम भी हो गई थी। वो यहाँ की बातों से बिल्कुल अनजान था। अरे बाप रे, यहाँ कितना सन्नाटा है, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ तो। लेकिन भैया को मदद की जरूरत है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भोलू डरते हुए शमशान घाट के अंदर चला जाता है। वो रुककर दीवार का किनारा देखने लग जाता है जहाँ मटका गड़ा हुआ था। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक लड़की की रोने की आवाज आने लग गई। भोलू रोती हुई लड़की के पास जाता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या बताऊं आपको, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए हर शाम यहाँ आकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेती हूँ। ओहो, क्या हुआ था तुम्हारे पिताजी को? आइए, यहाँ मेरा घर है, मैं आपको सब बताती हूँ। बेचारी अकेली है, कुछ देर इसकी बात सुन लेता हूँ, इसका मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद सोने वाला मटका ले जाऊंगा। ठीक है, चलो। भोलू इस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। लड़की का घर शमशान घाट के अंदर ही था। बाप रे, इतना गंदा घर, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? मेरे माँ बाप बड़े ही दयालु इंसान थे। वो हमेशा गरीबों की मदद कर दिया करते थे, जिस वजह से गांव के कुछ लोग उनसे जलने लगे और उन्होंने एक तांत्रिक को पैसे देकर मेरे माँ बाप को जादू टोने से मरवा दिया। इसलिए मैं वो गांव छोड़कर यहाँ आ गई, नहीं तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। तो तुमने फिर किसी तांत्रिक से अपने माँ बाप को जीवित करने के लिए नहीं बोला? हाँ, दूसरे तांत्रिक ने बोला कि ये काम सिर्फ एक भोला इंसान ही कर सकता है जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो। तुम मुझे वैसे ही इंसान लगे, मेरी मदद कर दो। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं कोई जादू मंत्र भी नहीं जानता। तुम गांव के पंडित के पास जाकर उसकी लाल किताब ले आओ। उसी में वो मंत्र लिखे हैं जिसका उच्चारण करने से मेरे माता पिता दोबारा जीवित हो जाएंगे। ठीक है, मैं गांव के पंडित जी को बुला कर ले आता हूँ। नहीं नहीं, ये काम तुम्हें अकेला ही करना होगा। अगर तुमने किसी को भी बताया तो मंत्र अपना असर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसके बाद मैं अपना काम जो करने आया था वो कर लूंगा। मेरी झूठी कहानियों के जाल में ये भी फंस गया। अब ये जैसे ही किताब लाएगा उसमें से मंत्र उच्चारण कर मैं पंडित के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद मैं शमशान घाट से बाहर भी जा सकती हूँ। भोलू रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि पंडित के यहाँ से लाल किताब कैसे गायब करे। पंडित के घर पहुँचने पर नमस्ते पंडित जी। अरे भोलू, आजा आजा, बिल्कुल सही समय पर आया है तू। बैठ, मैं जरा जल्दी से जाकर बाजार से सब्जी ले आऊं। चलो, अभी तक मेरी किस्मत साथ दे रही है। जल्दी से किताब ले यहाँ से चला जाता हूँ। जब तक पंडित जी आएंगे तब तक यहाँ आकर किताब वापस भी रख दूंगा। भोलू लाल किताब लेकर पंडित के यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ रास्ते में अरे जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो भूल ही गया, दोबारा वापस जाकर पैसे ले आता हूँ। घर आने पर ना तो भोलू था ना ही वो लाल किताब। अरे यहाँ से तो लाल किताब भी गायब है। जरूर उसी चुड़ैल ने भोलू को भी अपने जाल पे फंसा लिया होगा। मुझे भोलू के शमशान पहुँचने से पहले उसे रोकना होगा। पंडित भागते हुए भोलू के शमशान पहुँचने से पहले ही उसे रोक लेता है। भोलू, ये किताब मुझे दो। तुम ये किताब इस लड़की को नहीं दे सकते। नहीं भोलू, किताब यहाँ लाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने माँ बाप को दोबारा देख पाऊँ तो तुम ये किताब मुझे दे दो। नहीं भोलू, ये तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। इसके कोई माँ बाप नहीं मरे, ये झूठ बोल रही है। इसका काम ही है भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना। रुको। पंडित जैसे ही आंख बंद कर मंत्र पढ़ने लगता है
वैसे ही वो लड़की गायब हो जाती है। देखा, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है जो कई सालों पहले मर चुकी है। रूप बदलकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना इसका यही काम है। मैंने इस पर तंत्र विद्या करके इसे शमशान घाट के अंदर ही रोका हुआ है। जिस दिन ये बाहर आई उसी दिन ये हमारे गांव को नष्ट कर देगी। यहाँ गांव का कोई आदमी नहीं जाता। पर तुम कैसे अंदर गए? भैया ने मुझे भेजा सोने का मटका लाने के लिए। अरे तुम कितने भोले हो, अपने भाई को अभी तक नहीं पहचाने? आओ चलो मेरे साथ। पंडित और भोलू दोनों उसके घर के बाहर जाते हैं, जहां अंदर बात कर रहे मोती और उसकी पत्नी की आवाज आती है। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब तो तुम्हें सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाना पड़ेगा। चालाकी से भोलू को भगा, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। भैया मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है और पंडित जी को भी। देख मोती, अब एक ही उपाय है कि चुपचाप सारी संपत्ति का बंटवारा बराबर कर ले, नहीं तो अदालत में मैं भोलू के लिए सारी गवाही देकर आऊंगा। इससे तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पंडित के डर से मोती अपने छोटे भाई भोलू के साथ अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा